Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Subki Soch and also good morning. Happy Monday. मैं हूं नम्रा तारिक। मैं वसीम लियाकत आप सबको कहते हैं सुबह की सोच में खुश आमदीद। और इस दफ़ा तो बिल्कुल मैंने निम्रा से नहीं पूछना कि आपका मंडे कैसा गुजरा है, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था कि इनका मंडे बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही लवली होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनका लवली होता है तो आप सबका भी होगा। और अब आपका भी होगा। हाँ एग्जैक्टली। अब तो पिछली दफ़ा आपने बोल दिया तो मैं एक नई एनर्जी के साथ आता हूँ मंडे। अरे वाह, देखें मतलब आई एम हैप्पी दैट आई हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन यू एंड दैट्स अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इसको इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं आप और इसको ये भी कह सकते हैं आपकी पॉजिटिव चीज थी। हाँ, उसके ऊपर मैंने अमल करना शुरू कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मंडे हमेशा से एक ऐसा दिन होता है जिसमें शायद कहीं ना कहीं पे आप वो एनर्जी ग्रैब नहीं कर रहे होते जो कि आपको नॉर्मल दिनों में मिल रही होती है। एग्जैक्टली। और मंडे जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जाहिर है इसी की बेसिस पे आपका पूरा हफ्ता गुजरना है। मतलब आप ये अगर जहन में रखें कि ये दिन मेरा अच्छा जाना है तो फिर मेरा पूरा हफ्ता अच्छा जाना है। मुझे इसके साथ किसी नई एनर्जी के साथ आना है, इस हफ्ते में एंटर होना है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं भी आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि आप देखेंगे ना कि जो आजकल हमारी सोसाइटी में गंजपन का बहुत ज्यादा जो है ना इफेक्ट है। मतलब हर दूसरा बंदा गंजा होता है। इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो तो प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा यूज करते हैं कि एट सर्टेन लेवल वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक आप ये जो सोडा पीते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी बेवरेजेस हैं जो आप पीते हैं, उसकी वजह से आपको गंजपन का जो है शिकार हो जाती है आपकी बॉडी, आपके सर और डिफरेंट जो है ना इसकी रीजंस हैं। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसकी वजह से आप गंजे होते हैं। अच्छा, वैसे कुछ लोग अगर वो गंजे हों और आप बार बार गंजे का लफ्ज भी इस्तेमाल करें ना, बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। वो नहीं, वो माइंड कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर हमारी टीम में कभी कोई हो, ऑफिस में कोई आपको दिखाई दे, कोई ऐसा शख्स, या दुनिया में कहीं पे भी देख ले, नजर दौड़ाए। ये आजकल जो लोग गंजे हैं वो बड़े सियाने हो चुके हैं। वो गंजपन का जो फील है ना उनमें नहीं आती, क्योंकि नीचे से जो है वो इस तरह की दाढ़ी आजकल आ जाती है। बहुत सारे ऐसे एंकर्स आप देखेंगे, वो ऐसे एंकर्स आप देखेंगे कि जो बड़े ही बेहतरीन लगते हैं और ये फील नहीं होता आपको उनको देख के कि वो गंजपन का शिकार हैं। तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी पे सूट करता है ना। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसपे वो सूट कर जाता है। लेकिन मतलब मुझे लगता है हसनैन, आप गंजपन की जो बात कर रहे हैं, अगर मतलब सिर्फ अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की वजह से हो रहा है तो मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन, क्योंकि हम लोग इन सब बेवरेजेस का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, इन सब चीजों का हमने इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। सो दैट पॉसिबली कुड बी द रीजन जिसकी वजह से हमारे डाइट का तो ऑब्वियसली फर्क होता है, खासतौर पर नेल्स, हेयर एंड स्किन, एवरीथिंग बाय द वे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी। तो ये वजह हो सकती है भाई। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, जोक्स अपार्ट, ये जो हम लोग बहुत ही गलत मलत किस्म की चीजें उठा के खा पी रहे होते हैं, इससे हम सबको एहतियात बरतनी चाहिए, समेत आपके और मेरे। तो फिर बैठ के मेरे ख्याल में ऑनर ही एक अहद कर लेते हैं कि एटलीस्ट चले नेक्स्ट मंडे तक वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, गॉट इट, डील, प्रॉमिस, डील फॉर द वीक। चले आगे बढ़िए। अब नाजरीन को भी यही कहते हैं कि आप सब भी अपने लिए एक प्रॉमिस कर ले, प्रॉमिस विद योरसेल्व्स that you're not going to have any soft drinks for the next week. चलें, we're going to add some short stories. कुछ short stories है हमारे पास। सबसे पहले इस्लामाबाद से है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फर्स्ट नेशनल टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। एयरलाइंस या जी बिल्कुल या अवार्ड जो है वो PIA की मुल्की सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करने पर दिया गया। PIA को हमारे नेशनली भी और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ने का एक ये बड़ा ही मुनफरिद किस्म का ये किरदार था हसनैन, और उसके लिए ये सराहा गया है। एयरलाइन ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती को खास तौर पे दुनिया के सामने पेश करने में भरपूर कैंपेन की है, और इस कैंपेन की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स पाकिस्तान, and PIA has played a very vital and positive role here. So इसलिए मेरे ख्याल में इनको नवाजा गया है। बिल्कुल ऐसे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि PIA की हमने निजकारी करनी है, प्राइवेटाइज करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अच्छी खबरें भी आ रही है। ये जो अवार्ड मिला है PIA को, इसमें बहुत ज्यादा रोल इस वजह से भी है कि शुमाली इलाका जात में आप देखिए कि PIA की बड़ी सर्विसेज हैं। स्पेशली अगर स्कर्दू की बात की जाए, हमने पिछले दिनों नेपाल की, भूटान के एयरपोर्ट की बात की थी, पारो की। इसी तरह स्कर्दू की लैंडिंग भी, उसका टेक ऑफ भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे PIA के जो जहाज हैं, उनके जो पायलट्स हैं वो काफी कैपेबल हैं। यहाँ से लेके इस्लामाबाद से या कराची से स्कर्दू तक की वो फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, और बड़ा जबरदस्त PIA का रोल है स्कर्दू को लेके, पाकिस्तान को लेके, और PIA इस हवाले से एफर्ट्स भी कर रहा है। सो ये पॉजिटिव एफर्ट्स हैं। अगर इसी तरह एफर्ट्स करता रहे तो इदारा जो कि इस वक्त तनज़ली का शिकार है, बदहाली का शिकार है, माली बेज़ाब्तियों का शिकार है,
वो फिर पॉजिटिव लाइन पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर से आपको आगाह करते हैं। अगली खबर में सबसे पहले तो मैं कहूंगा शाबाश पाकिस्तान गवर्नमेंट को, शाबाश कहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में अक़वामी मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, फिर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में एक और बड़ा मुनफरिद काम हुआ, जहां पे इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर के दौरान पाकिस्तानी वफद ने वॉकआउट किया। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की कि पाकिस्तानी वफद ने नेतन्याहू के खिताब के दौरान एहतजाजन वॉकआउट किया, और ये वॉकआउट सबसे पहले पाकिस्तानी वफद ने किया, और उसके बाद फिर आलमी जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वामी मुत्तहिदा में वॉकआउट किया। ये इक़दाम गजा में जारी दहशतगर्दी और मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के तनाजुर में किया गया था। वॉकआउट के दौरान रहनुमाओं ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ये वाक़या आलमी सतह पर एहतजाज का एक मज़हर है। पाकिस्तान के अलावा ईरान ने, टर्की ने और भी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने और फिर यूरोपियन ममालिक ने भी वॉकआउट किया है नेतन्याहू की तकरीर का, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो कि हमने परसों देखा है जनरल असम्बली के इजलास में। एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग एंड इंसल्टिंग एट द सेम टाइम। वो जिस तरह से मतलब आप जाते हैं किसी जगह पे, यू टेक ओवर द रोस्ट्रम और एकदम से जो आपकी ऑडियंस है वो उठ के चली जाए, ये इस बात की अक्कासी करता है कि आपकी क्या वैल्यू है पूरी दुनिया में, और आप एक दहशतगर्द स्टेट हैं, यू आर अ टेररिस्ट स्टेट, एंड पूरी दुनिया आपको फिर उसी की नज़र में देखती है। और जो आप कर रहे हैं अभी, जो लेबनान में हो रहा है, पैलेस्टाइन को आप एक तरफ छोड़ दें, फ़लस्तीन में, गजा में जो इससे पहले ये लोग कर रहे थे वो तो एक तरफ आपने कर दिया, व्हाट दे आर डूइंग इन लेबनान राइट नाउ, और जो हम लोगों ने देखा कल परसों की खबरें, बल्कि वो लेबनान से मुताल्लिक ही हैं, सारी दिल दहला देने वाली खबरें। तो उसके बाद तो फिर यही बनता है कि, एंड दिस इज द लीस्ट, बाय द वे, दिस इज द लीस्ट। ये वॉकआउट जो हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने किया है या दीगर ममालिक की जो हुकूमतों ने किया है, हुकूमती वफ्द ने किया है, वफूद ने किया है, ये सबसे कम किया है हम लोगों ने। होना तो इससे बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरी है हमारे पास। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने आलमी बैंक के ताउन से अपनी पेशगोई की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए $50 मिलियन के मंसूबे का ऐलान किया है। अब इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो जदीद रेडार सिस्टम्स की तनसीब है और मुल्क भर में 300 खुदकार मौसमी स्टेशन कायम करना है। पहले मरहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले मरहले के लिए $40 मिलियन मुख्तस किए जाएंगे, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इस हफ्ते से फॉल भी हो जाएगा। अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ सैलाब भी आ चुके होते हैं, उसके बाद जाके हुकूमती जो सूबाई हुकूमतें ये ज़िले इंतजामिया होती है वो कुछ ना कुछ कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें हमें एक चीज़ तो दुरुस्त मिलेगी। अब अक्सर ना बारिशों के हवाले से हमारे साथ प्रैंक हो जाता है। जिस दिन बताया जाती है कि बारिश है उस दिन बारिश होती नहीं है, जिस दिन धूप बताई जाती है उस दिन धूप हो जाती है। लेकिन सरदार सरफराज साहब जब भी हमारे पास हुए उन्होंने कहा कि कम से कम जो बड़े बारिशों के स्पेल्स हैं वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी वो कनेक्टेड होते हैं। लेकिन वहाँ पे ना NDMA का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तो हमें बता देता है, लेकिन इसके बाद होगा ये कि हमें बारिशों का भी बर वक्त पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर आपको बताते हैं क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान के लेजेंडरी अंपायर, आलमी शोहरत याफ्ता अंपायर, मैं बात कर रहा हूं अलीम डार की, जो कि 3 दफा ICC के बेस्ट अंपायर रहे हैं। वो अब चैंपियंस कप के बाद रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 56 साल अलीम डार की अगर बात की जाए तो उन्होंने 448 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अंपायरिंग की, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली, जिनमें 145 टेस्ट मैचेस हैं, 231 वनडे हैं और 72 T20 शामिल हैं। 2003 से लेके 2023 तक तकरीबन 20 साल तक वो ICC के एलीट पैनल का हिस्सा रहे। और अलीम डार 2007 और 11 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो उनके फाइनल्स में भी वो अंपायर थे, और इसके अलावा 5 आलमी कप्स में अलीम डार ने अंपायरिंग की है। अब उनका कहना यह है कि वो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स में बिजी होंगे, उनके और चैरिटी के काम हैं जिनमें वो बिजी होना चाहते हैं, इस वजह से वो डोमेस्टिक की जो अंपायरिंग कर रहे थे उससे भी उन्होंने किनाराकशी कर ली है। विश यू गुड लक फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स अलीम डार साहब। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी खबर आपने शेयर किया, और इसके अलावा मेरे पास भी एक बहुत अच्छी खबर है, और ये खबर मैं खुद भी जब पढ़ भी रही थी, मतलब मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे पहले से थी। आई होप सो कि जब आप लोग भी ये खबर सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा और बहुत मतलब अच्छा महसूस होगा। खबर ये थी कि जनूबी अमेरिका के एक जनूबी अमेरिका के एक पेंगुइन है जिसका नाम डेंडम है। आई होप सो कि वो डेंडम या डैंडम कुछ इस तरह करके ही प्रोनाउंस करते होंगे, बहरहाल हम इसको डेंडम कहते हैं।
ये नाम है पेंगुइन का। वो हर साल तकरीबन 8,000 किलोमीटर का सफर तय करके ब्राजीली मछेरे से मिलने की रिवायत इस पेंगुइन ने बना ली है। अब गेस करें कि ये पेंगुइन इतनी दूर से चल के इस शख्स से मिलने क्यों आता है? उससे मिलने इसलिए गहरा रिश्ता है। वो गहरा रिश्ता ये है कि ये जो मछेरा है उसने 2011 में पेंगुइन की जान बचाई थी। ये जो मछेरा, इनका नाम सूजा है। तो सूजा ने जेंडम को रियो डी जेनेरो के करीब साहिल पर जो है वो मतलब तेल में लिपटा हुआ पाया था, तकरीबन मुर्दा हालत में पाया था रियो डी जेनेरो में। और फिर उसके बाद उन्होंने पेंगुइन को साफ किया, उसको खिलाया पिया, सेहतियाब किया और समंदर में वापस जाने के बाद हैरत अंगेज तौर पर ये जो पेंगुइन है ये चंद महीने बाद जो मछेरा है उससे दोबारा मिलने आया और तब से लेके हर साल ये यादगार सफर करता है और आके उस मछेरे से मिलता है। कैन यू बिलीव के These animals have emotions too. Exactly. वो और भी इंसानों से भी बेहतर। वो भी अपने क्या कहते होते हैं कि मोहसिनों को नहीं बोलते। Yes. ये उसका मोहसिन था जिसने उसकी जान बचाई थी और इस वजह से वो अब 8,000 किलोमीटर का सफर तय करना जहाज में बहुत मुश्किल है, लेकिन वो खुद से तय करके हर साल ही आता है। वो एक साहिल से उसको मिला, उसने उसकी जान बचाई और फिर उसके बाद से वो हर साल आता है। और वो देखिए मछेरा खुद भी पहली बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आएगा। और मछेरे की भी एक खास खुशी है और इनका जो हमें इस वीडियो में लग रहा है आपस में बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी है। वो एक दूसरे को सही मिल भी रहे हैं और इस तरह लग रहा है कोई बेटे को वेलकम कर रहा है जिस तरह की उनकी बॉन्डिंग लग रही है। वो भी इतना प्यार कर रहा है ना वापस, वो जो मछेरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अमेरिका से आपको लिए चलेंगे जनूबी अफ्रीका में। जनूबी अफ्रीका की एक खातून है जिन्होंने एक नायाब सियाह ज़राफ़े को शिकार करके एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। वैसे आपको पता होगा कि जो ज़राफ़े हैं वो पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं और ख़ातून का दावा ये है कि मैंने इसको शिकार इस वजह से किया कि ये एक तो अपने तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश का हिस्सा था, लेकिन उनका दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। एक तरफ वो कहती हैं मैंने तहफ़्फ़ुज़ किया, दूसरा वो कहती हैं कि ज़राफ़ा नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं था और दीगर जो नौजवान ज़राफ़े हैं, नर ज़राफ़े हैं, उनको मार चुका था। 2017 के इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल अब आ रहा है जिसमें अवामी शख्सियात और हुकूक के हैवानात के जितने भी अलमबरदार हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की। बिल्कुल बनता भी है और मतलब मेरा फेवरेट एनिमल्स में से एक ये एनिमल भी फेवरेट है और अगर ये एंडेंजर्ड स्पीशी में आता है तो आई डेफिनेटली वुड बी वेरी हर्ट। और अगर इनकी बेहतरी के लिए, इनकी स्पीशी की बेहतरी के लिए काम किया जाता है तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट एट द सेम टाइम। एंड आई होप सो कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं वो इस खबर से रिलेट भी कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते, भारत से भी हंसते हैं। हमारे पास एक खबर है भारत की रियासत गुजरात में नाज़रीन इस वक्त हुक्काम ने एक कदीम मस्जिद है, हमारी बड़ी एंशंट मॉस्क थी वो, और मुस्लिम कब्रिस्तान और मज़ार को उन्होंने एक बार फिर से मस्मार कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि ये इंडिया कर रहा है। इंडिया हैड बीन डूइंग दैट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स नाउ, लेकिन एक और मस्जिद, कब्रिस्तान, मज़ार को भी उठा के मस्मारी कर दिया और मुखालिफ तजावुज़ात मुहिम के तहत बहरहाल ये किया गया कि ये तजावुज़ात की खिलाफ वर्जी है, तजावुज़ात हैं सॉरी, जो कि एक उसके अलावा इस मुहिम में वो मकामात जो गैर कानूनी तामीरात समझे जाते हैं उनको गिराया जाता है। ये कार्रवाई तारीखी विरसे की तबाही का सबब बनी है और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि तजावुज़ात का एक बहाना मैं मानती हूँ कि हो सकता है पाकिस्तान में भी, बल्कि बहुत सारे हर मुल्क में ही ऐसे होता है। आप किसी सर्टेन एरिया में जाके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाउ कम कि एक एंशिएंट मॉस्क है, कब्रिस्तान इतने पुराने, तो अब जाके आपको अचानक से ख्याल आया। तो यहाँ पे ये बहाना ही लगता है और भारत की हठधर्मी एक बार फिर से नजर आती है कि मुसलमान मुखालिफ ये इकदामात हमेशा से भारत करता आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। मस्जिद को शहीद करने पे हम मुजम्मत भी कर सकते हैं और इसकी एक लंबी तारीख है। बाबरी मस्जिद से लेके आज तक की ये तारीख तकरीबन 20-24 साल की तारीख है। निम्रा, मेरा सवाल ये है कि अगर इस मस्जिद की जगह मंदिर होता तो क्या वो तजावुज़ात की ज़द में जाता या ना जाता? क्योंकि गुजरात में मुसलमानों का कत्ल भी किया गया, इंडिया में बाबरी मस्जिद को भी शहीद किया गया और भी मसाजिद को शहीद किया गया, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है, मुसलमानों की किसी मुकद्दस मुकाम की बारी आती है, उस वक्त तजावुज़ात आ जाती हैं। लेकिन जब कोई मंदिर होगा तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें वो देखना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनका वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया जहां पे मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी यूथ जो है रेहान मुस्तफ़ा, उनकी गाड़ी की टक्कर से ज़ख्मी होने वाला शहरी 5 रोज़ बाद जी दौरान इलाज इंतकाल कर गया है। और वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हुए, जबकि पुलिस को गुमराह करने की इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस को गुमराह करने की बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। जो असर और रसूख है ऑब्वियसली हसनैन, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, ये कराची से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे कराची से रिपोर्टर इसरार मुगीरी हमारे साथ मौजूद है। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसरार, बताइएगा, पुलिस को जो गुमराह करने की खबरें हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या मामला है और जो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी है वो उसमें क्या पेशरफ्त अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, ये कराची ट्रैफिक पुलिस की ये मुबैना गफलत है जिससे दो बच्चों का बाप जो है इसमें वाकई में हिट एंड रन केस में जो है वो जांबाज हुआ। 5 ये रोज उसको गुजर चुके हैं, जबकि मुबैना टाउन पुलिस ने इस वाक़े का जो है पुलिस जराये ये बताते हैं कि मुकदमा जो है वो दर्ज पहले नहीं किया, जबकि जो मतूफी हैं जो इस वाक़े में जांबाज हुए, जो यूनिवर्सिटी रोड समामा के करीब ट्रैफिक हादसा जो ये पेश आया, गलत समझ पर तेज रफ्तार से आने वाली सफेद रीवो ने ये हादसा किया। कराची मेडिकल एंड डेंटल का मुलाजिम बाइक समेत जो है ये कुचला गया। हादसे का शिकार जो है अतर की सर पे जो है वो चोटें आई। सफेद रीवो में सवार ड्राइवर यूनिवर्सिटी रोड से रंग में आ रहा था और हादसे के वक्त भी जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें देखा जा सकता है कि कोई भी ट्रैफिक एहलकार जो है वो सड़क पर जो है मौजूद नहीं था। जख्मी अतर जो है 5 रोज से जो है इस ट्रामा सेंटर में जो है कोमा में था, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि जहां अतर जो है वो उनके भाई अपने तौर पर ये सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद जो है वो उन्होंने खुद जमा किए, क्योंकि पुलिस के पास जब ये वाकया पेश आया उसके सुबह दूसरे रोज सुबह ही जब जो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनकी कोई जो है मदद नहीं की है, उनका कहना है। जबकि पिताई जो बयान लेने आने वाला पुलिस एहलकार काशिफ है वो भी पलट के नहीं आया, जबकि ये पुलिस जराये बताते हैं कि जो गाड़ी चलाने वाला जो शख्स है वो रेहान मुस्तफ़ा जो है उसकी शनाख्त बताई जा रही है, जबकि जो अच्छा इसरार, मुझे ये बताइएगा कि रेहान मुस्तफ़ा जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कराची में बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं। नताशा का भी वाक़या आपके सामने है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि कराची में आते हैं, इस तरह के वाक़यात करते हैं, फिर कराची का कानून उनको सपोर्ट करता है, कराची की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। क्या वजह है कि कराची में इस तरह के वाक़यात हमें नजर आते हैं लेकिन वो किसी का उसका कोई सदबाब नहीं निकलता, जो मुल्जिमान है वो बच के बिल्कुल पतली गली से निकल जाते हैं? जी बिल्कुल अफसन, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और इस वाक़े में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, जबकि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जो है कोशिश की थी छापामारी। गुलशन जमाल का इलाका है कराची में, जहाँ पर एक घर जो है पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, लेकिन वहां पर भी जो है गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आ सकी, जबकि ये PMLN के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जो है वो बताए जा रहे हैं पुलिस जराये के मुताबिक, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ पाई है। जबकि सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नताशा का कब मामला हुआ, और इसी के साथ कराची में आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, हादसा होते हैं जिनमें ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार हों, शहरी हों, उनको कुचला जाता है, लेकिन बिकते बासर होते हैं कि बाद में पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। अगर आते भी हैं तो जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ मिलते मिलते जो है बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि मीडिया में खबरें सोशल मीडिया में भी आती हैं, लेकिन जो बासर लोग इतने हैं, जैसे ये वाकया जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये बासर है। इसरार, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बासर लोग अपने इस्तेमाल जो उनका असर होता है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये रेहान गाड़ी खुद चला रहे थे, राइट? जी बिल्कुल, पुलिस जरा यही कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन जो है उनके मुताबिक ये गाड़ी खुद उस वक्त जो है चला रहे थे, जबकि जो गाड़ी का नंबर था वो उसकी नोट करने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज में उसके बाद गाड़ी की मुकम्मल शनाख्त की गई, और उसके बाद ये जो रेहान मुस्तफ़ा नामी शख्स है इनकी भी शनाख्त पुलिस ने कर ली है, और छापे भी मारे गए हैं गुलशन जमाल के एक घर में जहां पर इनकी मौजूदगी नहीं थी। पुलिस की जानिब से अब भी कोशिशें की जा रही हैं, जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। इससे पहले इनके मतूफी के भाई जो है पुलिस की जो है थानों के चक्कर लगाते रहे, उनको बार बार बताते रहे, अपनी तरफ से शवाहिद जमा करते रहे, अपनी तरफ से उनको दिखाते रहे, लेकिन पुलिस की जानिब से पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब पुलिस जो है कोशिश कर रही किसी तरीके से गिरफ्तारी हो, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी उसमें अमल में नहीं आ सकी है। चले अल्लाह करे इसरार के, अल्लाह करे कि जो बेचारा शहरी है उसको इंसाफ मिल सके जो जान बहक हुआ इस हादसे के नतीजे में। बहुत शुक्रिया आपका इसरार, हमें कराची से अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं, जहां पे बीनाई से महरूम अफराद ने अपने हुकूक के मुतालबात के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्हें हर बार तसल्ली दी जाती है, लेकिन 521 नाबीना अफराद अभी भी मुलाजमत से महरूम हैं। उन्होंने माजूरों के कोटे में इजाफे और वज़ीर आला पंजाब से खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस मामले की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं। उमर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या कुछ मामलात थे? क्या उनके एहतजाज ने कोई रंग लाया, कोई नोटिस गवर्नमेंट की जानिब से हुआ, या फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? जी, जो स्पेशल अफराद हैं वो आज अमली तौर पे 8वां दिन हो गया है कि 8वें दिन से उनका लाहौर में एहतजाज चल रहा है और वो एहतजाज अब धरने में तब्दील हो चुका है। अब पहले वो प्रेस क्लब थे, फिर वहां से वो पंजाब असेंबली की तरफ आए, तो अब चेरिंग क्रॉस से पहले नहीं थे, साइड पर बैठे हुए थे। उनको एक साइड पर रखा गया था ताकि वहां बैठ के वो एहतजाज कर ले, लेकिन अब वो मेन रोड पे, मॉल रोड पे मौजूद है, चेरिंग क्रॉस के ऊपर, और वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। उनके 2-3 जो मुतालिबात हैं, ज़ाहिर एहतजाज की कोई ना कोई वजह होगी कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि उनकी जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो बताते हैं जी वो उसको मुस्तकिल किया जाए, लोगों को जो रोजगार है वो दिया जाए, क्योंकि उनको रखा जरूर जाता है डेली वेजेस के तौर के ऊपर। और वो जो नाबीना अफराद है उनका जी हमें हिम्मत कार्ड जारी किया जाए और हर महीने 10,000 रुपए जो खुसूसी अलाउंस है वो भी दिया जाए। तो ये वो बुनियादी मुतालिबात हैं वो जो कर रहे हैं। मैंने जब रात उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई आपसे राब्ता किया गया है, क्या कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक हमसे कोई बात नहीं हुई, तो जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते हम तो एहतजाज करेंगे। अब परसों वज़ीर इत्तलात के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला रेज किया गया, तो उनका देखे जी हम तो पहले ही काम कर रहे हैं। आखिरी काबीना की जो मीटिंग थी उसमें वज़ीर आला ने ये भी अनाउंस की मंजूरी दे दी और हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एहतजाज तो कर रहे हैं, उस एहतजाज की वजह से वो चेरिंग क्रॉस में बैठे हुए हैं और चेरिंग क्रॉस बिल्कुल सेंटर में आता है। अब सेंटर में आने की वजह से पूरे का पूरा जो ट्रैफिक का निजाम है वो धर्म परम हो जाता है। और तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने उमर अभी तक कुछ किया नहीं? अगर इतने मसाइल का शिकार हो रहा है पूरे का पूरा शहर ही इस एहतजाज की वजह से, तो नहीं, वो एहतजाज कर रहे हैं। उस दिन जो पुलिस हुकाम थे वो यही कह रहे थे कि अब उस दिन तो हमें ये कहा गया था कि संडे तक इस मसले को हल कर लिया जाएगा, ताकि मंडे को जो वर्किंग डे है तब लोगों को इस किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा। लेकिन अभी तक जो है वो इसका कोई हल निकल नहीं सका। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि हमने वो गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन बात करेगा, कोई मिनिस्टर है वो आए या कोई भी बात करने को वो लगता है गवर्नमेंट में मूड में दिखाई नहीं दे रही। शायद उनका भी ख्याल है ठीक है एहतजाज जारी रहे और ये जो लोग हैं ये खुद ही चले जाएंगे, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। ये सिर्फ लाहौर से नहीं है बल्कि पूरे पंजाब से, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आने वाले जो स्पेशल अफराद है वो शेयरिंग क्रॉस। उमर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि एहतजाज जब थोड़ा सा पुरतशद्दुद हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमें वहाँ पे नजर आती है, वज़ीर नजर आते हैं, लेकिन जो पुरअमन एहतजाज होता है वो 8 दिन क्या 20 दिन जारी रहे, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता। जी ज़ाहिर है उनसे बात करनी चाहिए और उनके जो मुतालिबात हैं वो करने चाहिए। और ये मसला मुस्तकिल तौर पर चलता आ रहा है। होता यह है कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद थोड़े ही टाइम के बाद जो है दोबारा से हम देखते हैं कि वो रोड्स के ऊपर होते हैं और वो इस किस्म के दोबारा जो मुतालिबात है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि उनको अगर आप जॉब दे रहे हैं या जो कोटा है वो मुस्तकिल उनको दे, ताकि ये थोड़े ही अर्से के बाद अब वो होगा क्या कि आएंगे उनको दोबारा से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से या कोई जॉब्स आई है 2-3 महीने या साल का सिलसिला होगा और 1 साल के बाद फिर वो ये एहतजाज से पहले दिखाई देंगे। अच्छा उमर, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो हमें बड़ी एक्टिव नज़र आती है पंजाब हुकूमत। रहनुमा जो होते हैं वो आके ये कहते हैं ऑन स्क्रीन, मीडिया को ये अपडेट करते हैं कि भाई हमारी हुकूमत तो बड़ा ही अच्छा कर रही है, और कर वो आप सिर्फ PTI के खिलाफ रहे तो अपोजिशन के खिलाफ ही अगर आपने करना है तो फिर इस हुकूमत का फ़ायदा क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल कुछ और है। आप जो हालात बता रहे हैं इन मसाइल पर तो कोई काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे हुकूमत।
जी ये अब वो जो दूसरा जिसको कह रहे हैं वो तो एक फिर सियासी मामला हो जाता है ना, फिर तो उसके लिए जी मैं यही कह रही हूँ कि सियासी मामलात में हुकूमत ज्यादा नजर आ रही है हमें एक्टिव, मसाइल पे नहीं। तो फिर आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सारा दिन होती हैं, सब अवेलेबल भी होते हैं। ये एक एहसास का मामला है, जाहिर है कि वो अफराद वैसे भी खुसूसी तवज्जो के तालिब होते हैं, स्पेशल अफराद जो है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक कोई वफ्द आ जाए या कोई मिनिस्टर आ जाए, वो उनसे बात करें, उनके किसी नुमाइंदे, इनकी तरफ से भी कोई कमेटी होगी या अफराद होंगे, उनको सिर्फ चाय पे भी बुला लिया जाएगा तो बैठ के बात कर ली जाएगी, तो इस मसले का हल निकल सकता है और शहरियों की मुश्किलात भी कम हो सकते हैं जो ट्रैफिक की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और उन अफराद की जो मुतालिबात हैं वो भी संजीदगी से समझेंगे। गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है, बात कर रही है, तो हमें इस एहतजाज को खत्म करना चाहिए, या जहाँ वो जॉब्स कर रहे हैं वहाँ जॉब्स करते रहें, या जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाए। लेकिन लगता है फिलहाल गवर्नमेंट कोई उस मोड में दिखाई नहीं दे रही। आज मंडे है, वर्किंग डे है, कल तो ज़्यादा छुट्टी है, देखते हैं कि आज कोई इसमें तब्दीली आती है कि नहीं आती। अच्छा उमर साहब, इनकी जो तादाद है माजूर अफराद की, स्पेशल पर्सनस की, इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 या 10-10 लोग भी एडजस्ट करना चाहे तो वो कर सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि नून लीग वाले आए तो वो अपने चहीतों को करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले आए अपने चहीतों को करते हैं, तो ये स्पेशल अफराद के कोटे को बढ़ाने में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बढ़ा सकती? नहीं, तादाद जो है वो ज़ाहिर है इतना बड़ा नंबर तो नहीं होता, वो एक मखसूस नंबर है मुख्तलिफ इदारों के अंदर। अगर आप देखें जिस तरह कोई भी गवर्नमेंट की जॉब आती है तो उसमें कोटा मखसूस होता है कि खवातीन के इतने % है जी, स्पेशल अफराद का इतने % है, तो वो जो मिसाल के तौर पर इवन मुकाबले के इम्तिहान है उसमें भी आता है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर है जो गवर्नमेंट के वहां पे डेली वेजेस है, तो उनका जो मसला है ये उनका ज्यादा है कि उनको आप रखते तो हैं लेकिन उनकी जॉब मुस्तकिल नहीं होती, उनको आप वो सिलसिला चलता रहता है, थोड़े टाइम के बाद दोबारा से वो इस किस्म का एहतजाज करते हैं तो फिर उनको कोई ना कोई एक्सटेंशन दी जाती है, ये दोबारा से उनको रखा जाता है। अच्छा उमर, ये जो अफराद इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, नाबीना अफराद, ये अपने जो मुलाजमत है उसके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का भी इनका कोई एक मुतालिबा है? वही है, मतलब वो डेली बेसिस के तौर पे इनको रखा जाता है मुख्तलिफ, तो वो ये चाहते हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए। असल उनका मसला उनकी जॉब से मुतल्लिक है। फिर एक और भी बात है, वो हर बार कहते हैं कि हमें बात करते हैं या हम एहतजाज के लिए आते हैं तो बात सुनी जाती है, लेकिन बाद में जो हुकाम है, जो ब्यूरोक्रेसी के अफराद हैं, उनका रवैया भी मुनासिब नहीं होता, तो यही उनके वो मुतालिबात है। ठीक हो गया, थैंक यू उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद थे जी उमर गोंदल, जो कि एक बड़ी हसास मामले के हवाले से हमें बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक और मामला भी बड़ा अहम है हसनैन, वो ये कि मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजेस के नाम एक खत लिखा है जिसमें उन्हें किसी भी नई अदालत का हिस्सा बनने से रोका गया। ख़त में मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम पे बहुत बहस हो रही है हसनैन, हम डेली बेसिस पे ही ऑलमोस्ट इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 महीना तो हो ही चुका है, तो ये जो आईनी तरमीम है जी उस पर शदीद एतराज़ात किए गए हैं और इसे PCO अदालत से तशबीह दी गई है कि ये तो एक PCO अदालत वाला मामला हो जाएगा। अब इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी कराची से अली हसन। जी अली, बताइएगा ये क्या मामला है, कितने वकला ने, अब मेरे ख्याल है कि जजेस को तो एक तंबीह कर दी, अगर आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे या वहाँ पे जाके बैठेंगे तो आप वही जजेस कंसीडर होंगे जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में PCO जजेस जिस तरह उनको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता था। जी बिल्कुल, देखें ये मामला जो है वो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मामला है जिस पर वकला को जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सिलसिले में कराची समेत मुल्क भर के जो वकला हैं इनकी जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं, करारदादें भी मंजूर की जा रही हैं और इजलास भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। यही मामला जो है वो जो है आगे चलता जा रहा है। इसी मुतल्लिक जो है वो मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को एक खत लिखा गया है और उस खत में जजेस से वकला की जानिब से यही दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, क्योंकि नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। वकला का ये भी कहना है कि नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे, जबकि मुजव्वज़ा तरामीम का जो ड्राफ्ट है वो रात की तारीकी में सामने आया था। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे, जबकि वकला ने यह भी कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को इनकी हिमायत हासिल नहीं है। इस पर मुल्क में मौसर बहस कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। खत में वकला की जानिब से मजीद ये भी कहा गया था कि जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है, जबकि आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें और कल जब तारीख लिखी जाए तो इसमें शामिल हों और आपके मिले हुए जो हैं वो तासुरात सामने ना आए। इस हवाले से जो है वो वकला की जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं। कराची में जो है वो वकला एक्शन कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी जानिब से सिटी कोर्ट में एहतजाज भी किया गया था और अपने जो मुतालबात हैं वो शामिल भी किए गए थे। कमेटी के हवाले से बताना चाहूँ तो इसमें कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, जबकि वकला की जानिब से जो ये मुजव्विज़ा आईनी तरामीम है इसको जो है वो गैर कानूनी और अदलिया की आज़ादी पर जो बराह रास्त हमला है ये करार दिया जा रहा है। जी अच्छा, ठीक हो गया। अली, ये बताएं कि इस वक्त वकला ने एक तो चले ये खत लिख दिया, उसके अलावा क्या प्लान कर रहे हैं वकला के, क्या करना है? देखिए, वकला जो है वो अपना इस हवाले से इजलास जो है वो मुनाकिद करने का कह रहे हैं, जबकि वो आगे का लाया अमल जो है वो यही करेंगे। लास्ट जो एहतजाज हुआ था उसमें इन्होंने अंदिया यही दिया था कि जिस तरह अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में तहरीक चलाई गई थी, हो सकता है इस मरतबा भी जो है वो वकला को ये तहरीक चलाना पड़े, क्योंकि वकला की जानिब से जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का जो मामला है, जो इसको जो है वो अदलिया को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करार दिया जा रहा है और अदलिया पे बराह रास्त हमला भी करार दिया जा रहा है। चलें, ठीक हो गया। अली हसन, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ने जो ख़त लिखा है तमाम तर जजेस को, उससे मुतालिक अली हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मजीद सियासत में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक कुछ बातचीत होती है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अली अमीन का बयान नाकामी का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान बचगाना है और इस पर रद्द-ए-अमल देना तौहीन समझता हूँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त आग में जल रहा है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद है, बदअमनी की सूरत हाल है, PTI को जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए थी। चलें जी, ठीक हो गया। ये आपने शेयर किया कि मुतादिद रहनुमाओं ने इससे मुताल्लिक क्या कहा है। उसके अलावा हमारे पास सबसे पहले जी अली अमीन गंडापुर साहब ने असल में कहा क्या है, जिस पे ये सारी बहस हम करने जा रहे हैं सेगमेंट में। पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे।
बड़ा ही अजीब और गरीब सा बयान है यहाँ पे अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अगर ये कोई और रहनुमा भी देता तो इस वजह से अजीब ना लगता कि वो कोई चीफ एग्जेक्टिव ना होता किसी सूबे का, लेकिन किसी सूबे के चीफ एग्जेक्टिव की जानिब से इस तरह का बयान आना कि आप एक गोली बरसाओगे हम 10 बरसाएंगे, डैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और कभी कभार अली अमीन गंडापुर के जो बयान हैं वो चौंका देते, लेकिन वो ये अली अमीन गंडापुर ऐसे लग रहा है किसी सूबे का हस्तेन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, ये तो कोई माजरत के साथ अजीब से अल्फाज ही आ रहे हैं जुबान में। आई होप सो कि आप भी समझ गए होंगे, नाज़रीन भी समझ गए होंगे, लेकिन किसी एक रहनुमा की जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है, इतना रिस्पॉन्सिबली उनको एक्ट करना चाहिए, ये इस किस्म के बचगाना, मौलाना फजलुर रहमान वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, बचगाना किस्म के बयानात एटलीस्ट नहीं आने चाहिए। जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ वो एक अलग मामला है, सियासत अलग मामला है, वो उन पे हम बड़ा खुल के बात करते हैं। इतना भी एग्रेसिव जब आप जाते हैं ना तो उसकी इंप्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना। हमने देखा है कि 2-3 दफ़ा से तो अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, फिर उसके बाद अपने अल्फाज पे वो कायम और दायम भी नहीं रहे। फिर एक दफ़ा तो 24-25 घंटे के लिए पुरस्रार तौर पे वो कहीं गायब रहे, नामालूम मुकाम पे वो थे, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए। सो अली अमीन गंडापुर के इस तरह के बयानात को मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह आते रहे तो फिर पाकिस्तान तो दूर की बात है, केपी वाले भी उनको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह की पोस्ट पे आप बैठ के तो आपको बहुत ही सोच समझ के बयानात देने चाहिए, क्योंकि केपी के भी एक इकाई का नाम है, वो भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और शॉट हमारे पास मौजूद है जो है शर्जील मेमन का, सुनते हैं शर्जील मेमन क्या कहते हैं। में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना नजरिया होता है। पीपुल्स पार्टी भी चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ आगे चलें। डिफरेंट सियासी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि जी उनकी भी तजवीज़ करदा तरामीम आए, और मैं समझता हूं कि इस वक्त भी नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं, हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। परवेज़ मुशर्रफ की गैर आइनी तरामीम को लेजिटिमेट करार दिया, उसको आइनी करार दिया। तो जिस मुल्क में आप ये सोचें कि जुडिशरी जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसमें चंद लोग जो कि काबिल हो के इस मुल्क का सियासी नक्शा ही तब्दील कर देते हैं। चलें जी, शर्जील नाम मेमन क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। इसके अलावा आपको सुनाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का इस पे क्या मौक़िफ़ है, वो सुन लेते हैं। वैसे तो हमने बताया भी है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सुनते हैं। वो चाहती हैं कि जी उनकी भी तजवीज़ करदा तरह कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए कि पार्लियामान जो है वो ख़ुद मुख्तार रहे, उसकी ख़ुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तरमीम भी लाएं तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। जी, तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जो कि आइनी तरमीम के हवाले से बता रहे थे। दूसरी जानिब हमें जो शर्जील नाम मेमन साहब हैं वो डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब भी चाहेगी वो आइनी तरमीम ला सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट से हम आइनी तरमीम लाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं है बैठने का। बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है उससे आइनी तरमीम नहीं करवा सकती। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि पहले 2-4 जुमले अगर हसनैन उनके आप उनको एनालाइज करें, उनको देखें तो ऐसे लगता है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अगले 3-4 जुमले जो वो कह देते हैं उससे लगता है कि वो तो हुकूमत का फौरी तौर पर साथ देंगे। अब जैसे 1 मिनट में उन्होंने कहा कि हम लोग इस पार्लियामेंट से तो आइनी तरमीम करने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। फिर अगली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम लोग मुसवदा तैयार कर रहे हैं, तो अगर मामला तय पा जाते हैं तो फिर आइनी तरमीम के बारे में मतलब दोनों डायरेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान को सारे जीरक कहते हैं। पहले PTI उन पे चढ़ाई करती थी, अब PTI वाले तो कह रहे हैं कि मौलाना से जीरक सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है। उधर शर्जील नाम मेमन साहब मौलाना की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिर अगर नून लीग की बात की जाए तो वो मौलाना की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। सो तमाम तर लोग मौलाना की तारीफ इसी वजह से करते हैं कि मौलाना किसी भी दरवाजे को बंद नहीं करते, वो तमाम तर ऑप्शंस को खोला रखते हैं। एंड वक्त पे हो सकता है कि यही मौलाना जो आज हमें बता रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो मैंडेट नहीं है, इस पार्लियामेंट के पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, शायद यही जो है वो सबसे आगे बढ़ के आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे दे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इस वक्त हसनैन हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जी वो सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो तश्कील है उस पर फैसला सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला सुनाया है और तहरीरी फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट भी है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला सुनाया है। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त हमारे पास आ रही है। बाय द वे, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला उसको कलअदम करार दिया गया है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया गया है। 24 सितंबर को हसनैन ये फैसला जो महफूज जो है वो हुआ था और आज फाइनली ये फैसला सुना दिया गया है। इस पे कानूनी राय भी जानेंगे हम कुछ ही देर में। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद होंगे, वकला में से किसी से जो है वकला की राय हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बिल्कुल ऐसे है। ये एक मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला होगा। अब जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़रें उसी तरह का फैसला हमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नज़र आया, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन के हक में दे दिया है। सो चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला दिया इलेक्शन कमीशन के हक में। फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम दिया गया। और इस तमाम तर मामले पे ना निम्रा, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आती है, लेकिन ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कि इलेक्शन कमीशन हमें एक पार्टी नज़र आता है, एक पार्टी बनता, वो तमाम तर चीज़ों को डिफेंड भी कर रहा है, तमाम तर चीज़ों को परसू भी कर रहा है और वो खुद ही आके बता रहे होते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। और लेकिन हसनैन, अगर एक चीज़ आप देखें कि हुकूमत बड़ी तेज़ी में नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से फैसले आ रहे हैं तमाम तर केसेस की। कुछ मखसूस तारीख से पहले हमें लग रहा है कि ये सारे फैसले हो रहे हैं और हुकूमत बड़ी हड़बड़ाहट का शिकार है। वो फैसले जो शायद पाकिस्तानी जैसे जहाँ पे यहाँ पे सालों साल केसेस लटक जाते हैं या बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, हम भी प्रोग्राम्स करते रहते हैं, वहाँ पे हुकूमत इस वक्त बड़ी एक्टिव दिखाई देती है। एक तो अपोजिशन के खिलाफ हो गया, या फिर अगर बात की जाए अपोजिशन के अलावा भी, तो अपने कुछ ऐसे लग रहा है कि जो फैसले आ रहे हैं वो हुकूमत के डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके फ़ायदे में हो रहे हैं वो तमाम तर फैसले। बहरहाल जी, इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तहरीरी फैसला जो है जो आया है उसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल का एक इजाफी नोट भी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आज ये फैसला सुना दिया है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसको मंजूर किया गया और उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में नाज़रीन 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। फिर उसमें समाअत के बाद जो है मुकम्मल तौर पे फैसला सुना दिया गया है और ये महफूज फैसला था जी, जो कि इस वक्त सुनाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस फैसले के बाद क्या कुछ इम्प्लिकेशंस होंगी, क्या कुछ मामलात होंगे, उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद होंगे उनसे जानेंगे। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला पढ़ के सुना दिया है। उस फैसले के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको उन्होंने कलअदम करार दिया। इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इम्प्लिकेशंस होंगी इस फैसले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि जिसमें 5-0 की बुनियाद पे की है, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो 27 मई 2024 का उसको सेट असाइड किया है, उसमें बहुत सारी डायरेक्शन जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, जिसके अंदर एक नंबर 1 ये था कि जो 26/4/2024 का नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने सेट असाइड किया। फिर उसके बाद 4/4/2024 का नोटिफिकेशन सेट असाइड किया। फिर 9/5/2024 का सर्टिफाइड किया। बुनियादी तौर पे हाई कोर्ट का जिस बुनियाद के ऊपर था कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उनकी डोमिनेंसी जो है इस सारे कंसल्टेशन प्रोसेस के ऊपर है। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ बड़ा वाज़ेह है कि 819 के मुताबिक ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही प्रेरोगेटिव है कि वो इलेक्शन पिटीशन जो सेक्शन 139 के नीचे फाइल की जाएं उनको 140 के मुताबिक मुल्क भर के अंदर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनको करे। और उसके लिए ये एक प्रोसेस ये था कि जो 14/2/2024 को डाला गया तमाम हाई कोर्ट्स को कि आप अपने पैनल ऑफ जजेस दें, और उन जजेस में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नॉमिनेट कर दिए और उनको जुरिस्डिक्शन जो थी वो असाइन कर दी गई। और पहले फेज के अंदर पंजाब के अंदर भी ये मामला जो है खुश असलूबी से तय हुआ, लेकिन उसके बाद जो है एक कॉन्फ्रंटेशन जो है वो स्टार्ट हुई, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि जो हमने आपको जजेस भिजवाए हैं आप सिर्फ उन्हीं को नॉमिनेट करें, और जुरिस्डिक्शन भी थी
उन्हीं को उन्होंने असाइन कर दी गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉ बड़ा वाज़ेह था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल करेक्टली इंटरप्रेट किया इस चीज के अंदर कि सेक्शन 140 इलेक्शन एक्ट के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही प्रेरोगेटिव है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी लगाए, उनकी जुरिस्डिक्शंस को भी असाइन करे, और उसके बाद ये है कि आगे अगर उन्होंने ट्रांसफर भी करनी है वन पिटीशन टू अनदर पिटीशन सेक्शन 151 के अंदर तो वो कर सकता है। तो जो हाई कोर्ट का इसके बारे में एनोलॉजी थी कि अल जिहाद ट्रस्ट केस अप्लाई करता है या रियाजुल हक अप्लाई करता है, वो तो उन केसेस के अंदर है कि जब आपने रेगुलर जजेस लगाने हैं। ये जो ट्रिब्यूनल के जजेस हैं इनका किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ही ताल्लुक रहता है और इसका जो जुडिशियल ओवरसाइट हाई कोर्ट की रेगुलर जुडिशरी से नहीं है। तो इसी चीजों को करेक्टली अप्रिशिएट किया। फिर एक मीटिंग भी हुई 17/8/2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। अब चार लेकिन एहसान साहब, ये तमाम तर मामला तो चले ठीक है ही हैं, लेकिन इस पे अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, इसके बाद क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन की जो अपील मंजूर की गई है, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला कलअदम करार दिया गया, इम्प्लीकेशंस क्या होने जा रही है? इसके असरात क्या होंगे? देखिए, इसके अंदर कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, चूंकि उसके बाद हुआ ये है कि एक और अमेंडमेंट जो है थ्रू ऑर्डिनेंस आ गई है, जिसके अंदर 140 के अंदर एक तीसरी कैटेगरी जो है उसको इन्वोक कर दिया गया है कि अब सर्विंग जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी जो है वो हाई कोर्ट के लगाए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो 4 ट्रिब्यूनल्स, मेरा ख्याल है कि आज चूंकि जजमेंट आ गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नोटिफाई कर देगा और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी फरवरी 2024 से उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और इसी चीज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो नहीं आई और उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी दी थी। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक जुडिशियल ओवररीच किया था कि एक मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस का था, उसको अंडर आर्टिकल 199 जो इन्वोक किया और बजाते खुद उन्हीं की नॉमिनेशन भी हुई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। तो इस मामले को उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए था और अदालत ऐसा मामला नहीं है कि कंसल्टेशन के मामले को डिस्कस करे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस क्या चाह रहा है। ये एक इंटरनल मीटिंग है और इस इंटरनल मीटिंग को जो है इस तरह हाई कोर्ट के अंदर जाके डिस्कस करना, ऑर्डर करना, ठीक हो गया। ये मुनासिब नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि ये फैसला बिल्कुल उसी तरह आया जिस तरह इसको आना चाहिए था। और ख़वातीन वज़ात यहाँ पर एक शामिल करते हैं क्विक सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब एक अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह करते चले। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले इसराइली हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आलमी बरादरी में शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। इसराइली फ़ौज की बमबारी में नसरुल्लाह की बेटी और दीगर अहम शख्सियात भी हलाक हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जी, और इस पे इन डिटेल बात करने के लिए मंसूर जाफर साहब जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनसे हम बात करेंगे। मंसूर सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक की क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं ये हलाकत के बाद हसन नसरुल्लाह साहब की, फिर उसके बाद अरब ममालिक के रिएक्शन की अगर बात की जाए, वो क्या रिएक्शन आया है? जी, सो फार तो इसराइल की एग्रेशन और जारहियत जो है वो उसी तरीके से जारी है जिस तरीके से उसने आज से 2 हफ्ते पहले जो है लबनान और ख़ासतौर पर जनूबी लबनान को अपने निशाने पे लिया था। और उसका जो नुक्ता अरूज हमें हसन नसरुल्लाह साहब जो हिजबुल्लाह के सरबराह थे उनकी शहादत की सूरत में देखने को मिला। और आज जो सुबह की इतलात है कि सुबह सुबह जो है इसराइल ने जो लबनान का जो सेटल्ड इलाका है, यानी बर्ब से आगे आप कह लीजिए बैरूत से कुछ ही फासले पे अलकौला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं और वहाँ पे जमात इस्लामी और उसके अलावा पैलेस्टाइन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और इसी तरीके से एक और वहाँ पे हमास के जो लीडरशिप है उसके कुछ लोग जो हैं उनकी शहादत की इतलात मिली हैं। तो इसराइल की जो एग्रेशन है अब वो लबनान के अंदर जो है सेटल्ड इलाकों की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे जो लबनान की जो सॉवरन हुकूमत है, वहाँ पे जो नजीब मिकाती की एक इस वक्त हुकूमत कायम है वज़ीर आज़म की,
उनकी तरफ से जो ल्यूकवार्म रिस्पांस था खासतौर पे हिजबुल्लाह को निशाने पे लेने के हवाले से, उन्होंने उस चीज़ को सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन समझ के खामोशी तारी रखी। और यही वजह है कि आज इसराइल लबनान के अंदर ज़मीनी दरअंदाजी की धमकियां दे रहा है और उस हवाले से उसने अपनी फौज की लश्कर कशी जो है वो लबनान की जनूबी सरहद पे शुरू कर रखी है। और इसके साथ साथ जहां तक अरब दुनिया का ताल्लुक है, तो अरब दुनिया जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी जो डिबेटिंग स्किल्स हैं और ख़ास तौर पे जो हॉट ट्रैक है कंडेमनेशन का, उसका बड़ा शानदार मुजाहरा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे किया है। और वहाँ पे उन्होंने तकारीर अरबी, अंग्रेज़ी और मुख्तलिफ जो उनकी सरकारी ज़ुबानें थी उसमें उन्होंने इसराइल को जो सलवातें सुना सकते थे, उसकी तोपों में कीड़े पड़ने की दुआएं दे सकते थे, वो उन्होंने बड़ी शान शौकतें दी हैं। जहाँ तक अमली इक़दामात का ताल्लुक है, तो अमली इक़दामात के लिए उन्होंने फ़लस्तीनियों को और लबनानियों को जो है वो उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ दिया है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि शायद उनके ये जो फ़लस्तीनी अवाम है, जो लबनान के अवाम है, वो इन मज़ाहमती तंजीमों का साथ देते हैं, तो लिहाजा इन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये इस वक्त खुदगर्जी का आलम है और यही वजह है कि हमें जो यूरोप में और मगरब में तो इस किस्म के मुजाहरे और एहतजाज देखने को मिलता है, जबकि हमें अपने मुल्कों के अंदर भी जो है एहतजाज के हवाले से जकड़बंदियाँ हैं। अभी खुद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी एहतजाज के लिए जी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, हालांकि ये बुनियादी तौर पे अवाम के सेंटिमेंट्स होते हैं और उसका इजहार लोग कानून की हद में रहते हुए करते हैं और माजी में भी करते चले आए हैं। और इससे बुनियादी तौर पे जो स्ट्रगलिंग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको एक बड़ा बूस्ट मिलता है। माजी में आपको याद होगा कश्मीर के हवाले से जब भी कोई इस तरीके से भारत की एग्रेशन होती थी तो पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यही मुजाहरे ही हमारे पास एक ऐसा सिंबॉलिक उनके साथ इज़हार यकजहती होता था। तो अब तो वो सूरत हाल भी जो है हमारे मुल्क में आपको मफकूद नजर आ रही है। अच्छा तो मंसूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो उन्होंने फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया, उसके बाद इजराइल हनिया का आपके सामने होगा कि किस तरह से उनको मारा गया। फिर आप देखिए कि ये शहादत 2 शहादतें हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा जंग का जो दायरा कार है हमें वसी होता हुआ नज़र आ रहा है और वो जो उनका कॉन्सेप्ट है ना ग्रेटर इसराइल का, वो उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। इसको अगर रोका ना गया, सिर्फ मजम्मतों पे काम रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि तमाम तर जो अरब ममालिक हैं वो इससे डिस्टर्ब होंगे। जी, उन्होंने अरब ममालिक को तरक्की का और खुशहाली का एक ऐसा लॉलीपॉप दिखाया है। अभी रिसेंटली अगर आपने नेतन्याहू का खिताब देखा हो अक़वाम मुत्तहिदा में, और मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि दुनिया ख़ासतौर पे आलमी अदालत इंसाफ जिस बंदे को जंगी जराइम का मरतकब करार दे रही है, उसके खिलाफ मुकदमात की समाअत कर रही है, उसे पहले तो इजाज़त कैसे मिली कि वो एक आलमी फोरम पे एक दहशतगर्द एक्टिविटीज़ के सरपरस्त होते हुए वहाँ पे अपनी बात कहने की इजाज़त दी जाए। और उससे बढ़ के ये कि उन्होंने अब उसी आलमी फोरम पर बैठकर उसी अमेरिका के पास बैठकर जो है वो हिजबुल्लाह के सरबराह जो है हसन नसरुल्लाह की कत्ल की वारदात जो है बुज़दिलाना वारदात उसकी मंजूरी दी। और दुनिया ने देखा कि वो जिस अंदाज से वहाँ पे बैठ के अपनी फौज कमान को हुक्म दे रहे थे कि वो ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाएं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने अरब दुनिया को खुशहाली का जो मैप दिखा रहे थे, 2 नक्शे उनके पास थे। एक में उन्होंने जो रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट को या मुजाहमत को सपोर्ट करने वाले मुल्कों को ब्लैक कलर में शो कर रखा था मैप पे, और दूसरे पे उन्होंने एक ब्लेसिंग के नाम से उन्वान से एक सब्ज लकीर जो है वो एक मखसूस अरब मुल्क से आगाज उसका करते थे और उसकी तरफ निशानदेही करते हुए कि ये फलां अरब मुल्क से गुजरेगी, फलां गल्फ से गुजरेगी और गुजरते गुजरते हमारे इसराइल आएगी और यहाँ से यूरोप जाएगी। और ये तमाम का तमाम जो है वो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक ऐसा ईरा होगा कि जिससे पूरी अरब दुनिया मुस्तफीद होगी, जिससे तमाम जो खित्ते के ममालिक मुस्तफीद हो गए। ये बुनियादी तौर पे इसराइल की एक नई चाल है कि उसे अंदाजा हो गया है कि वो मिलिटरीली जो है वो इन मुल्कों को फतह नहीं कर सकता, उनके अवाम के जज्बात को ठंडा नहीं कर सकता, पैसिफाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का लॉलीपॉप जो है वो दिखा के अब अपना वही जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का एजेंडा है उसको अब मईशत के लिबादे में जो है वो दुनिया के सामने और ख़ास तौर पे इस अरब रीजन के सामने जो वो पेश किया है। हकीकत हाल इसके बरक्स है, वो इस मईशत का लॉलीपॉप दिखा के, इक्तिसादी खुशहाली का लॉलीपॉप दिखा के दरअसल उनके वसाइल पे, उनकी जमीन पे उसी तरीके से बात बना जैसे उन्होंने फलस्तीन की जमीन पे कब्जा जमाया। जी अच्छा मंसूर साहब, जो इस पे अमेरिका का रद्द अमल आया है, जो बाइडन का जो दहशतगर्दाना और बड़ा ही ढिठाई से भरपूर बयान सामने आया, उस पे आपकी क्या राय है?
जी यकीनन ये उन्हीं की एक आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, और जो उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यहाँ सरगर्म है पिछले 75 साल से। और यही अमेरिका और यही मगरबी ममालिक जो हैं वो आलमी इदारों में इसी दहशतगर्द मुल्क जो है उसकी सफारती इमदाद भी करते हैं। उसे तमाम जो उनके खिलाफ कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई या कोई आलमी फोरम अगर एक्शन लेने की बात करते हैं तो उनकी करारदादों को वीटो भी करते हैं। तो लिहाजा अमेरिका खासतौर पे इस वक्त इंतखाबात के जिस मरहले से गुजर रहा है, इस वक्त तो वहाँ दोनों सदारती उम्मीदवारों की आपस में दौड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा यहूदियों का खादम है और कौन इसराइल के अवाम, यानी जिसे वो अवाम देते हैं बेसिकली वो काबिजीन हैं, यहूदी आबादकार हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक से बढ़ के एक जो है इस वक्त मुकाबला वहाँ पे सजा हुआ है। और इस पूरे सिनेरियो में फ़लस्तीनियों का कहीं जिक्र नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है, खासतौर पे जो अमेरिकन मुस्लिम हैं और खासतौर पे वहाँ पे जो अरब सेटल लोग हैं उनके लिए, कि अगर उनके पास वोट का हक है तो वो इस वक्त अपने वोट का हक इस सोच समझ के साथ इस्तेमाल करें कि ये उन्हीं के भाई बंदों के, उन्हीं के हम अकीदा और हम मशरब लोगों के जो के खिलाफ इस्तेमाल होना है, और उन्हीं को उन्होंने कत्ल करना है, और उन्हीं को उन्होंने इस दुनिया से जो है अपनी गोलाबारी और बमबारी का निशाना बनाकर रुखसत करना है। जिस तरीके से इस वक्त इसराइल ने गजा के अंदर और लबनान के अंदर जो है वो अपना वार थिएटर जो है वो सजा रखा है, और उसके बावजूद ढिठाई के साथ यही अमरीकी इंतजामिया और इसके जिम्मेदारान, इसके वजीर खारजा, वजीर दफा, हत्ता के सदर साहब जिनको सुबह का खाया हुआ शाम को भूल जाता है, वो ये बात कहते हुए नहीं थकते कि हमसे तो कोई पूछा नहीं है इसराइल ने, हमें बताए बगैर उन्होंने हमला कर दिया। आपने तो उन्हें अरसा पहले ऐसे खतरनाक बम, ऐसे बंकर बस्टर असला और गोला बारूद और F-15, 13 पता नहीं क्या क्या उनके डिस्पोजल पे रखा हुआ है। आपने तो उन्हें पूरी तरह इक्विप किया है इस तरह की कार्रवाइयों के लिए, तो लिहाजा आपकी इजाजत तो उनके पास इम्प्लाइडली मौजूद है। जब आपने उन्हें असला दे दिया, गोला बारूद दे दिया, और उनके खिलाफ उठाया जाने वाला हर सफारती इकदाम आप वीटो करते हुए नहीं थकते, तो आपकी फॉर्मल इजाजत की तो इसराइल को कभी जरूरत नहीं रही। बिल्कुल ऐसे उनकी फॉर्मल इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सर जो एक जनरल असम्बली के इजलास के अंदर हुआ वो काफ़ी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, पाकिस्तान की जानिब से भी हुआ, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी थे, यूरोपियन ममालिक भी थे, जो कि इजरायली वज़ीर आज़म की जब तकरीर शुरू हुई तो उस वक्त उन्होंने वॉकआउट स्टार्ट किया, और ये जो वॉकआउट था सबसे पहले पाकिस्तान की जानिब से किया गया। सिंबॉलिक ज़रूर था, लेकिन इसकी कोई इसराइल के भी बैक एंड पे कुछ चल रहा होगा कि वो इसका जवाब दें या फिर कुछ अपनी कार्रवाइयों पे कुछ अरसे के लिए वो उस पर रोकथाम करें। देखिए जी, जहाँ तक तो सिंबॉलिक एहतजाज का सिलसिला है, ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह होती है, लेकिन ये वक्त जो है अब सिंबॉलिक एहतजाज का नहीं है। उन्होंने तो आपके मुसलमान भाइयों का कत्ल शुरू कर रखा है, और आप जो है सिर्फ स्टेज खाली छोड़ के या हॉल खाली छोड़ के चले जाएं और उसके बाद आप दावा करें कि आप एक मुसलमान न्यूक्लियर मुल्क हैं। तो आपका वो न्यूक्लियर आर्सेनल, आपके वो गौरी मिसाइल, आपकी वो चीज़ें जो हैं वो किसके काम आनी हैं? वो अगर फ़लस्तीनियों का इसी तरीके से कत्लेआम होता रहा और लबनानियों का इसी तरीके से कत्लेआम होता रहा, तो ये जो मुस्लिम दुनिया के पास जितना भी असला गोला बारूद यकीनन इन्हीं यूरोपीय अमेरिका से ही खरीदा हुआ है। उन्हीं के जो असला फैक्ट्रियां हैं वो हमारे ही बेसिकली इस असला खरीदारी के डील्स के नतीजे में चलती हैं। तो ऐसे में सिंबॉलिक एहतजाज करके मैं नहीं समझता कि हम दुनिया के और ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों के साथ वो इजहार यकजहती कर रहे हैं जिसकी इस वक्त उन्हें अशद ज़रूरत है। उन्हें इस वक्त ज़रूरत इससे बढ़कर है, और ख़ास तौर पे जो इंसानी हमदर्दी के हवाले से इमदाद है वो तो यकीनन दुनिया से सदका खैरात के तौर पे वहाँ बहुत बड़ी तादाद में भेजी जा रही है। अरब दुनिया भी जो है वो अपने हाथ से सारी इमदाद, लेकिन उन्हें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिस मैदान जंग में वो एक जारे मुल्क के सामने डटे हुए हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और अपनी सरजमीन का एक इंच भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसराइल आए रोज उन्हें धमकियां देता है कि आप उर्दन चले जाएं, आप मिस्र चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, ये गजा छोड़ दें, ये गजा हमारा है। वो बुनियादी तौर पे इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस ट्रस्ट के तौर पे कर रहे हैं। वो इसे किबला अव्वल की एक एक्सटेंशन समझते हुए, इसे मस्जिद अक्सा की एक एक्सटेंशन समझते हुए एक मुक़द्दस जंग लड़ रहे हैं, एक जहाद कर रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल की तमाम जारहियत के बावजूद जो है वो आज भी जो है खैमों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, और एक अरसे से, यानी ये पूरा जो रीजन है एक अरसे से इसी तरीके से खैमा बस्तियों की शक्ल में आबाद है। ये जो लबनान जिसको अभी इसराइल ने अपनी जारहियत के निशाने पे रखा है, यहाँ पे जो साबरा, शतीला, ऐन उल हलवा,
जाने कौन कौन से ऐसे फ़लस्तीनी महाजरीन के कैंप हैं जो माजी में भी इसराइल के टैंकों तले जो है वो कुचले जाते रहे हैं। एरियल शरून जैसे जो उनके दहशतगर्द वजीर आजम और साबिक आर्मी चीफ जो है वो एक दिन में 800-800 बंदा जो है वो अपने टैंकों के नीचे कुचलता रहा है, लेकिन फ़लस्तीनी फिर भी उन सरजमीनों पे मौजूद है। और अब तो सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि लबनान के अंदर जो शाम में जो सूरत हाल बनी थी, लड़ाई लगी थी, उससे मुतासर होकर बड़े तादाद में शामी महाजरीन यहाँ पे पनाह लिए हुए थे। वो बेचारे अब दोबारा अपना सामान उठा के शाम की तरफ जो है वो हिजरत कर रहे हैं। तो अच्छा मंसूर साहब, ये हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आपको ईरान की तरफ से क्या नजर आता है? ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी जो मज़ामत की हवा है उसको मजीद तक़वियत मिली है। अब ईरान की तरफ से अगर मजीद मज़ामत दिखाई जाती है, इसराइल की हरदर्मी जारी है, लेबनान की ये सूरत हाल है, दीगर ममालिक सिर्फ हमें बस सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते, तो इस तमाम तर सूरत हाल में तो फिर मजीद हालात कशीदा हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं जी, ईरान की तरफ से जो मज़ाहमत के प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक लोग हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है, हमास है, इस्लामी जहाद है, या यमन के अंदर अंसार अल्लाह जिन्हें उर्फ़ आम में हूसियों के तौर पे आप जानते हैं, उन तमाम की सपोर्ट जो है, उन तमाम की जो एक लिहाज से पैट्रनेज उनको इक्विप करने के हवाले से वो ईरान की एक अपनी स्ट्रेटेजिक मूव है और वो उस पर अभी भी कारबंद है। यही वजह है कि ईरान जो है वो इसराइल के साथ बराह रास्त कन्फ्रंटेशन से इस वक्त अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि खित्ते के ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक की तरफ से उसे शायद वो सपोर्ट ना मिले। और बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि अरब ममालिक में बाज़ ऐसे भी पॉकेट्स मौजूद हैं कि जो ईरान के साथ अपनी जो एक तारीखी मखासमत है, वो जो अरब व अजम का झगड़ा है, वो उसका स्कोर सेटल करने के लिए भी मैं समझता हूँ इसराइल की इस जंग को अपने लिए एक नेमत गैर मुतरकबा ख्याल करते हुए चाह रहे हैं कि वो ईरान के साथ जो स्कोर अपना उस तरीके से पॉलिटिकली सेटल नहीं कर सके, वो आज अगर इसराइल कर रहा है तो वो खामोश रहकर कम से कम अपना वो मकसद पूरा लेकिन कर सकते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि वो ईरान के साथ तो वो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ जहाँ पे उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लबनान की सूरत हाल के ऊपर आपको पता है कि क्या हो रहा है, फिर यमन के ऊपर भी इजराइल की जानिब से हमले हो चुके हैं। तो मंसूर साहब, मुझे तो ये लगता है कि इजराइल के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं, चाहे आप शाम ले लें, यमन ले लें, जॉर्डन ले लें, वो सब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अगर यहाँ पर हमें कोई खड़ा होता हुआ नजर आता है तो शायद सऊदी अरबिया खड़ा हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, ईरान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, लेकिन इनमें भी ईरान और पाकिस्तान के तो मुआशी हालात हैं नहीं कि वो इजराइल के सामने खड़े हों। जी, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर पे जिन दो मुल्कों को आपने उर्दून और मिस्र का जिक्र किया, वो तो आपके इल्म में है कि दोनों जो हैं वो इसराइल के साथ दिफाई माहदे के अंदर और सफारती माहदों के अंदर जो है वो उनके साथ इंगेज हैं, लिहाजा वो तो मिलिटरीली तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। माजी में आपको याद होगा इन्हीं मुल्कों ने 3 मुल्कों ने, उसमें शाम भी शामिल था, जब इसराइल पर हमला आवर हुए थे 73 में, 67 में, तो 6 दिन के अंदर अंदर जो है ये पूरे का पूरा खित्ता, खासतौर पे जनूबी लबनान, उसके बाद शाम में गुलान की पहाड़ियाँ और इसी तरह मिस्र का सहराए सीना, ये सारे का सारा इसराइल ने इनसे छीन लिया था। और उस बुरी शिकस्त के बाद जो है इन मुल्कों को दोबारा ये हिम्मत नहीं हुई। ये तो सिर्फ और सिर्फ गजा की पट्टी के अंदर ये जो मुट्ठी भर फ़लस्तीनी हैं, जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हैं, ये उनकी हिम्मत और जुर्रत है कि जिन्होंने 1 बरस हो गया है कि वो इसराइल की अग्रेशन के आगे जो है वो सीसा पिलाई दीवार के तौर पर पड़े। अदरवाइज तो ये ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, ये तो 6 दिन की लड़ाई के अंदर जो है वो अपने इलाके जो है वो गंवा बैठे थे, जो बाद में अमन माहिदात और इसराइल को तस्लीम करने के बाद उनको वापस मिले हैं, और उसके साथ साथ उनको अमेरिका से जो फौजी इमदाद है वो मिल रही है। लिहाजा इनसे तो ये तवक्को नहीं है। सऊदी अरब से यकीनन एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, और ख़ासतौर पर इस हवाले से पाकिस्तान और तुर्की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब को जिस अंदाज से इंगेज किया जा रहा है वो यही है कि उसको थोड़ा सा, यानी जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से खास तौर पे अमेरिका जो खुद से तर्जुमान बना हुआ है इस वक्त बहुत सारे अरब मुल्कों की तरफ से कि हम यहाँ पे एक सफारती ताल्लुकात का डोल डालना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ताकि यहाँ खित्ते में बड़ी खुशहाली हो। तो लेकिन मैं समझता हूँ इस सारे सिनेरियो में भी सऊदी अरब की तरफ से बड़ा दलेराना मौक़िफ़ सामने में आया है। उनकी इस वक्त जो मजलिस शूरा और काबीना की तरफ से ये कैटेगोरिकली ऐलान किया गया है कि हम अगर कोई इस नौयत की नॉर्मलाइजेशन में बिलीव करते भी हैं या इसकी तरफ प्रोसीड भी करते हैं, तो उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक इसराइल, खासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है उसको तश्कील देने के हवाले से जो भी इंटरनेशनल प्लान्स हैं, एग्री हुए हैं, उस पर अमल नहीं करता।
अच्छा मंसूर साहब, ये तो चले सऊदी अरब का हो गया, रद्द-ए-अमल आ गया, बयान सामने आ गया, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद अब लेबनान की दाखिली सियासत में क्या तब्दीलियां मुतवक्किल हैं? कि लबनान में सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह जो है वो एक जिहादी तंजीम के तौर पे सरगर्म नहीं है, ये उनकी पॉलिटिकल फैब्रिक का भी एक इंटेग्रल पार्ट है। आपके इल्म में है कि उनकी पार्लियामेंट का ये हिस्सा है, उनकी काबीना में इनके वज़रा शामिल हैं, और माजी में पिछले 15 बरस के अंदर ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ब्रोकर और ख़ासतौर पे किंग मेकर का रोल अदा करती रही है। और यही वजह है कि वो सोसाइटी के अंदर इंट्रेंच्ड है। यानी ये जो इस वक्त इसराइल ये बहाना करता है कि जी ये क्योंकि आम शहरियों के अंदर अपने मिलिट्री टारगेट्स बनाते हैं और वहां पे असला गोदाम रखते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे अवाम का हिस्सा है, और अवाम ने ही इस प्रोजेक्ट को ओन किया है, लबनान के अवाम ने और जनूबी लबनान के अवाम ने खासतौर पे। और यकीनन उसी अंदाज से, क्योंकि जाहिर है वो कोई इंडिपेंडेंट मुल्क तो है नहीं, वो एक मुल्क का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लबनान की हुकूमत है वो थोड़ा एक सौतेलेपन का मुजाहरा कर रही है हिजबुल्लाह के साथ। वो उनके इस इनिशिएटिव को ओन करने के बजाय और उस हवाले से इसराइल को शटअप कॉल देने के लिए जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वेट उसके पास इस वक्त मौजूद है, चाहे वो अरब लीग के अंदर हो, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के अंदर हो, ओआईसी के अंदर हो, वो उसको इस वक्त एक्टिवेट करने से पसोपेश से काम ले रही है। उस समंदर पार से जो है फ्रांस जो है उसके पेट में दर्द उठ रहा है, क्योंकि उनका तो मफाद है इस खत्ते के अंदर। उन्होंने तो माजी में भी इस खत्ते को अपना गुलाम रखा है, अपनी कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो आज फिर उनकी नजरें एक बार इसके वसाइल पर है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे बढ़कर इस वक्त जो हमारे खलीजी ममालिक हैं, उनकी जो इस वक्त अशराफिया है, एलीट है और मुतमव्वल एलीट, उनका अपना जाती पर्सनल इंटरेस्ट कारोबार की शक्ल में, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लबनान के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो जंग इस वक्त इसराइल लबनान के अंदर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो इंशाल्लाह उसको ये कोशिश इस लिहाज से नाकाम होगी क्योंकि ये स्टेक होल्डर जो हैं वो जल्द या बदेर जो हैं इस पूरे सिनेरियो में जंप इन करेंगे, और उस वक्त मेरा ख्याल है इसराइल को 101 टाइम अच्छा, ये जंप इन जो होगा ये कोई मतलब मुज़ाकरात होंगे या फिर मिलिटरीली वो जंप इन करेंगे? नहीं, कतन नहीं जी। जाहिर है कि ये माजी में भी आपको याद होगा कि सन 2000 में जब यहाँ पे जंग लगी और उसके बाद 2006 में इसराइल ने एग्रेशन की, तो उस वक्त भी यही इसराइल था जो मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया, और फिर एक यूनिफिल नामी एक जो यूएन फोर्स है वो जनूबी लबनान में तैनात की गई और उस वक्त मामलात को सेटल डाउन किया गया। तो आप देखिए कि जंग जो है कि मैदान जंग में शुरू होती है, लेकिन उसकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो हमेशा निगोशिएशन की मेज पर होती है, और यकीनन ये मामलात जो हैं वो निगोशिएशन के टेबल पर होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ऑन ग्राउंड कितने स्ट्रांग हैं, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। लबनान इस वक्त मैं समझता हूँ मिलिटरीली तो हिजबुल्लाह की सूरत में वहाँ बड़ी उसके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन इस वक्त लबनान की इकोनॉमी पिछले तकरीबन 10-15 साल के अंदर बहुत बुरी तरीके से जो है वो ख़राब हुई है। आपको याद होगा माजी में इसी लबनान के अंदर कूड़े के ढेर भी दिखाए गए, इसी लबनान के अंदर जो है आपने लोगों डॉक्टर्स को मोबाइल फोन की रोशनी में जो ऑपरेशन करते हुए देखा। ये उसकी इकोनॉमी की भी एक निशानदेही है। उसकी रीजन यही है कि खित्ते के जो मुतमव्वल ममालिक थे या जो लोग उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से वापस जाने लगी, और इसी तरीके से जो जकड़बंदियां हिजबुल्लाह की मौजूदगी की सूरत में लबनान पर मुख्तलिफ बैंकिंग चैनल्स बंद कर दिए गए, इसी नौयत की और दीगर पाबंदियां लगा दी गई, जिसके नतीजे में लबनान की जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा वीक होती गई। और यही मैं समझता हूँ एक बड़ी कमजोरी है। और आज के दौर में आप अस्करी तौर पे चाहे जितने मर्जी मजबूत हों, जब तक आपकी जी जब तक आप माशी तौर पे मजबूत नहीं है, तो उस वक्त तक आप कोई बोल्ड स्टेप्स जो हैं वो अपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या अपने इंटरनल पॉलिटिकल डायमेंशन को हाउस इन ऑर्डर करने के लिए नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक बात करो। हमने बड़ा वैलिड पॉइंट जो है वो रेस किया है। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका एंजॉय के लिए। जब तक नाज़रीन मुआशी तौर पे कोई भी मुल्क जो है हसनैन अगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, तब तक उसकी फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो उसको सेटल डाउन करना इतना आसान नहीं होता। हम यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब रुख करते हैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का, जहां इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। भारतीय वफद नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की क़यादत में इजलास में शरीक है, मगर इजलास के बाहर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हज़ारों मुज़ाहिरीन, जिनमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शामिल है, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी मौके पर ही मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ की इस वक्त असल में सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, ये बताइएगा कि एहतजाज और मुजाहिरीन के जो मुतालिबात हैं वो क्या हैं, और जो एहतजाज है वैसे वो कितने, क्या उसके बारे में क्या डिटेल्स है वो शेयर करें प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर के बिल्कुल बाहर, जहाँ इस वक्त अमेरिका में मुकीम बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है और उनका एक मुतालबा है, वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने डेलीगेशन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ इजलासों में भी वो शिरकत कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी है, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से ढाए जाने वाले जो मुजालिम हैं उस पर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से हम बात करेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है, इनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यहाँ पर आप सब जमा है, क्या कहेंगे आज जो भारतीय डेलीगेशन अंदर है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आपका मौक़िफ़? बहुत शुक्रिया। एक तो ये आप देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद जिस तरह पार्टिसिपेशन है, ये जज्बा, सच्चा जज्बा, और ये सब लोग एक सच्चे जज्बे के साथ अहले कश्मीर के साथ खड़े हैं, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो उनका हक़ खुदरादियत है, उनका बुनियादी पैदाइशी हक़ है, वो उनको मिलना चाहिए। और वो वहाँ जो मोदी की आईनी दहशतगर्दी है, जो जुल्म है, जबर है, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, उन पर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसकी मजम्मत करते हैं कि वहाँ जुल्म और जबर का खात्मा होना चाहिए। और अहले कश्मीर इस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज़ादी का सवेरा देखना चाहते हैं, हक़ खुदरादियत चाहते हैं। ये सब मिल के, हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी, कश्मीर के लोग देख लें, मिल के हम आवाज़ हैं अहले कश्मीर के, उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब तक आज़ादी की नेमत, आज़ादी का सवेरा तुलू नहीं हो जाता, इस जद्दोजहद में हम कश्मीर के अवाम के साथ, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। न्यूयॉर्क का जो मौसम है इस वक्त इंतहाई सर्द है, बारिश बरस रही है, लेकिन जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पर उन्होंने माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। यहाँ पर एक कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? भारतीय डेलीगेशन अंदर है, कश्मीरी और पाकिस्तानी बाहर हैं, क्या पैगाम देंगे आज? पैगाम तो वही है जो वहाँ पर हिंदुस्तानी डेलीगेट ने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बोला वहाँ पर अक़वाम आलम में, तो उसके रिएक्शन में हिंदुस्तानी डेलीगेट ने कहा कि कश्मीर जो है हमारा इंटरनल मैटर है। यानी हम हैरान हैं कि वो अक़वाम आलम के इस प्लेटफार्म से कहता है कि कश्मीर का इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, जब इसी अक़वाम आलम ने कश्मीरियों को यह हक दिया है कि कश्मीर न हिंदुस्तान का हिस्सा है न पाकिस्तान का हिस्सा है, और कश्मीरियों को यह फैसला करना है कि अपनी किस्मत का क्या फैसला करेंगे। तो हम अक़वाम आलम से ये कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तानी डेलीगेट ने आपके सामने इतना झूठ बोला और फिर आप ये भी सोचते हैं कि अक़वाम आलम में उसको एक सीट भी होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, हम ये मुतालबा करते हैं कि अक़वाम आलम ने जो कश्मीरियों के साथ वादे किए हैं, और वादा ये है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे, अगर आज नहीं तो कल क्यों आप इंतज़ार करेंगे, क्योंकि कश्मीर में रोज़ाना जो है वो सैकड़ों वहाँ दर्जनों लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। तो कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा का हमने नजराना पेश किया है। आई थिंक इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली यूनाइटेड स्टेट्स कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आमादा करें कि वो कश्मीरी अवाम की जो क़यादत है उसके साथ मिल बैठ कर कश्मीर का फैसला करें। मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ बड़ी भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती किया जा रहा है। यहाँ पर एक और हमारे भाई मौजूद हैं, ये भी नारेबाजी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आप सब यहाँ पर जमा है, क्या आपका मुतालबा है? हिंदुस्तानी साम्राज्य और मोदी के लिए हमारा पैगाम यह है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर में 1947 से लेके 5-6 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। वक्त आन पहुंचा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मुनाफिकाना पॉलिसी तर्क करके हिंदुस्तान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदी लगाई जाए, और जो इस्लामी ममालिक हिंदुस्तान का इक़्तिसादी बाइकाट किया जाए, और कश्मीरियों को का बुनियादी हक राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दिया जाए।
क्या मुतालबा है आपका, क्या कहाँ से आए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर इस वक्त इस यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी स्पीच दे रहा है जो टेररिस्ट नरेंद्र मोदी का नुमाइंदा है। बोल जाए कि हम पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर के लोगों से आजादी छीन लेंगे। सही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। यहाँ पर एक बहन भी हमारी मौजूद है, ये भी यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में आएंगे। यहाँ पर बच्चों की और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पर पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज आपका क्या मैसेज है कश्मीरी भाइयों के लिए? मेरा मैसेज है just keep fighting till the end. At the end of the day, Allah is with us, God's with us, and together as one we can make this happen. Free Kashmir! यकीनन बड़ा ही जज्बा है यहाँ पर पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी का। यहाँ पर एक और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मुतालबा है आपका, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए क्या पैगाम है आपका? तो हमारा मुतालबा ये है कि कश्मीर में अमन की खातर वहाँ रायशुमारी कराई जाए। रायशुमारी के ज़रिए लोगों को ये हक दिया जाए कि वो फैसला करना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं और कहाँ जाना। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, रायशुमारी ही हल है मकबूजा कश्मीर का। यहाँ पर एक और नौजवान रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए और आज आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्या मुतालबा है? हम यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करते हैं कि ये जो हमारा कश्मीर का केस है वहाँ पे उसको फौरी तौर पे उसको सीरियस लिया जाए और उसको हल किया जाए। हम कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे, बल्कि हम लोग आपसे इंसानियत के नाते राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे आए हैं कश्मीरियों को सपोर्ट करने के लिए और नरेंद्र मोदी को ये बताने के लिए कि जब तक कश्मीर आज़ादी हासिल नहीं करेगा हम उनकी लिए जदोजहद और यहाँ पे उनके लिए आके उनकी सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। और हम हमेशा उस वक्त तक आके उन कश्मीरियों को ये बताएंगे कि आप लोग परेशानी जो जानी कुर्बानी माली हर तरह की जो कुर्बान दे रहे हैं वो ज़ाया नहीं जाएगी और इंशाल्लाह हम आज़ादी लेकर हैं। We're here today outside the UN, which is the capital of the world. It's very important for everybody, doesn't matter what race or religion, where you are, whoever you are, that we all have to support a cause which is freedom, peace, because in this world we live today, there's a lot of tyranny going on, especially from India. So it's our job, our responsibility to stick together, especially the Muslim world, stick together to fight against injustice, especially from India. यकीनन जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिकों का इत्तेहाद है वो और अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी भारतीय मज़ालिम पर नोटिस भी लेना होगा और कश्मीरियों का उनका हक खुदरादियत देने के लिए अपना अहम किरदार भी अदा करना होगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, जो कि इस वक्त हमें आगाह कर रहे थे। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के बाहर वो मौजूद है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी मौजूद है, पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ, भारतीय हुकूमत के खिलाफ और जयशंकर साहब के खिलाफ। और यकीनी तौर पर इस तरह के एहतजाज एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएंगे। निम्रा, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कौन सा सेगमेंट होगा भाई? आपका और मेरा और हमारे नाजरीन का भी आई होप सो कि एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक जो है वो सेगमेंट होगा और वो आप सबका ही फेवरेट है। आप लोग जानें कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा और अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो भी हमारे दिए गए नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। सो इसलिए अभी से तैयारी कर लें, हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। सर निम्रा ने आपको बताया था कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका इंतज़ार आपको रहता है हफ्ता भर, हमें रहता है हफ्ता भर कि हमारा अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा, क्या होगा सितारों का हाल। और ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खान साबिर साहब। वक्त ज़ाया किए बगैर खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और पहले स्टार से स्टार्ट करते हैं जी, एरीज के हवाले से बताइएगा इनका अगला हफ्ता कैसा रहेगा? जी शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एरीज से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर बता दूं कि इस वीक में जो है सूरज गिरन लग रहा है 2 अक्टूबर को। अच्छा। और वो लिब्रा में लग रहा है जी, लिब्रा में लग रहा है और बुर्ज लिब्रा में, और साथ ही जो है न्यू मून भी आ रहा है, वो भी लिब्रा में ही आ रहा है। तो ये पूरा वीक जो है ये लिब्रा में सूरज गिरन लगने की वजह से और न्यू मून भी लिब्रा में आने की वजह से
लोग सारे अंडर प्रेशर रहेंगे, एनर्जी लेवल कम रहेगा, मेंटल लेवल जो है वो भी लो रहेगा, और जो कानूनी फैसले हैं, लिब्रा जो है वो कानून से रिलेटेड होता है, अदालत से रिलेटेड होता है, तो ये अदालती फैसलों पे भी और अदालती फैसले जो हैं वो भी अदलिया भी अंडर प्रेशर रहेगी, आईनी तरमीम अगर आएंगी वो भी नुकसानदेह होंगी, और इस वीक में मगरबी बॉर्डर्स और शुमाली बॉर्डर्स में कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं और आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आ सकती है। तो लेकिन जो न्यू मून आ रहा है उसकी वजह से फायदा ये होगा कि जो लिब्रंस हैं और एक्वेरियस वाले हैं और जेमिनी वाले, उनके जो शादी के मामलात हैं वो आगे चलेंगे, उनके जो ट्रैवलिंग के मामलात हैं वो आगे चलेंगे, जॉब की उनके लिए बेहतरी, उनके लिए जॉब के मामलात अगर हल करना चाह रहे हैं या कहीं पे वो अपना इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा लकी साबित होगा। लेकिन 2, 3, 4 अक्टूबर जो है वो सबके लिए ही जो है ना वो एनर्जी लेवल डाउन रहेगा और अंडर प्रेशर रहेंगे, अदलिया ज्यादा अंडर प्रेशर रहेगी। इस वीक में सबके लिए मशवरा ये है कि इसमें बहुत बड़े मुआहदे ना करें, एग्रीमेंट्स ना करें, माइंड आपका सेट क्लियर नहीं होगा, तो इसमें लोग आपको डिसीव करने की कोशिश करेंगे। जो बुर्ज कैंसर वाले हैं और साबिर साहब, मेरे ख्याल में हम लोग 1 by 1 स्टार्ट करते हैं, एरीज से मेरे ख्याल में स्टार्ट ले लेते हैं हम। जी, एरीज का बताइए कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी, एरीज वालों के लिए ये है कि उनको पार्टनरशिप्स में लॉसेस हो सकते हैं, उनके घर के मामलात खराब हो सकते हैं, इसलिए पार्टनरशिप्स में जहाँ पे उनके पार्टनरशिप्स हैं वो उसमें एहतियात करें, और जहाँ पे उनके घरेलू मामलात हैं उसमें एहतियात करें। लेकिन उनके लिए 5, 6, 7, 8, 9 तारीख जो है वो ठीक रहेगी। कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और परेशानियों का शिकार रहेंगे, अखराजात बहुत ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। टॉरियंस की जानिब चलते हैं जी, टॉरस का अगला हफ्ता कैसा रहेगा? जी, टॉरस वाले जो है वो लकीली इस वीक में काफी बेटर फील करेंगे। अगर कोई जिनकी शादियां डिलेज थी वो शादी तय करने के लिए मामलात बड़े अच्छे हैं, जॉब के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं, और जो टॉरस वाले मीडिया से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। और लेकिन जो लोग बीमार हैं टॉरस वाले या जिनके वालिदैन बीमार हैं, उनकी जो है ना ये जो 2 और 3, 4 अक्टूबर है इसमें उनको एहतियात करनी चाहिए। इसमें अच्छा, इस वीक में ना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ये मैंने सबके लिए है, तमाम बुर्ज वालों के लिए यही है कि इस वीक में ऑपरेशन नहीं करवाने चाहिए, ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक। और जी, ये है टॉरस के लिए। जेमिनी के लिए ये लकी पीरियड होगा, सिर्फ 2 और 3 तारीख जो है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन उससे आगे पीछे उनके जितने ही अदालतों के काम हैं, केसेस चल रहे हैं, कोई कर्जे लिए हुए हैं या कोई उनके, आप ये देख लें कि उन्होंने ट्रैवलिंग करनी है या बाहर जाना है, या उनके कोई एग्जाम्स हैं जेमिनी वालों के, वो सारे मामलात उनके इस वीक में आगे को बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगी और मेंटल लेवल उनका आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। और लेकिन अहम और अहमकाना फैसले ना करें इस वीक में, जेमिनी वालों को ये अर्ज है मेरी। ठीक हो गया। इससे पहले कि हम अगले स्टार की जानिब जाए, मैं नंबर जरा आपको बताता चलूँ, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने स्टार्स के रिलेटेड या आपको कोई परेशानी है उस हवाले से साबिर साहब से सवाल कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं कैंसरिंग की जानिब। जी साबिर साहब। जी, कैंसर वालों के लिए ये वीक जो है जी, माली मामलात में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, अखराजात में इजाफा होगा, और इनको इस वीक में कोई धोखा हो सकता है और इनकी तबीयत खराब हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको उसमें एहतियात करनी चाहिए और स्कैंडल से बचना चाहिए। कुछ स्कैंडल्स ये कि किसी मामले में स्कैंडलाइज ना हो जाए। अच्छा, हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स के हवाले से भी ऐड करते चले कि स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा कैंसरियन जो स्टूडेंट है। जी ठीक, जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा साबिर साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि इनको तस्बीह करनी चाहिए, हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील व नेमुल मौला व नेमुल नसीर इस वीक में,
और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की इंशाल्लाह ताला इनके मामला जो है बेटर हो जाएंगे। इस वीक के बाद इनके लिए बेहतरी आ जाएगी। अच्छा ठीक है खान साहब, वो हसनैन ने जो आपसे सवाल पूछा था आपकी बात के दौरान, वो ये था कि स्टूडेंट्स वगैरह के हवाले से अगर आप कुछ डिटेल में बताना चाहें या किसी के घरेलू मामलात से मुतालिक, तो वो भी ऐड कर दीजिएगा बेशक। स्टूडेंट्स के बारे में जी स्टूडेंट्स जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनकी तो अभी पढ़ाई जो है ना वो रुक के हो रही होगी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। लेकिन जो जेमिनी वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्वेरियस वाले स्टूडेंट्स हैं और लिब्रा वाले स्टूडेंट्स हैं, अपना सैजिटेरियस वाले स्टूडेंट्स हैं या विर्गो वाले स्टूडेंट्स हैं, लियो वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसमें इनके लिए इस वीक में बेटरमेंट्स होंगी। ठीक हो गया। हमारे पास एक कॉलर है, अस्मा है कराची से। जी अस्मा, आपका क्या सवाल है साबिर साहब से? अस्मा, आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्मा, सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 5/4/1983 5/4/1983। ठीक हो गया, 1983। जी ये पूछना है कि ये बिजनेस करना, कौन सा बिजनेस, अगर कोई कारोबार करना चाहे तो कौन सा कारोबार करना ठीक रहेगा, और क्या हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं आगे खुदा ना खास्ता फ्यूचर में? प्लीज ये रिगार्डिंग ये सवाल है, ये एरीज से रिलेटेड साइन है, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। जी अस्मा, थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल से पहले आप जरा डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिएगा खान साबिर साहब। 5/4/1983। अस्मा कराची से, जो कि हमें पूछ ये रही हैं कि कौन सा बिजनेस इनको करना चाहिए, और साथ ये भी पूछ रही हैं कि हेल्थ के हवाले से भी बताइएगा कि हेल्थ के मामलात इनके कैसे रहेंगे। जी इनको अभी बिजनेस जो है, इनको देखें, बिजनेसेस वाले मामलात में इनको बहुत एहतियात की जरूरत है। अभी कम से कम 2 माह। अच्छा। हाँ, 2 माह इनको मामलात में एहतियात की जरूरत है, क्योंकि किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें। हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फंस जाएंगी और पैसे डूब जाएंगे। पार्टनरशिप्स इनके लिए रास नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेसेस और आजकल की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो बिजनेसेस है ना, वो उसमें ये कामयाब रहेंगी। और खाने पीने का काम, होटलिंग और होममेड खाने और कपड़े का काम और ब्यूटिशियन का काम और जो भी ब्राइडल से रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो सारे इनको मीडिया से रिलेटेड काम, ये सारे इनको ठीक हैं। ये जब भी करना चाहें जिंदगी में कर सकती हैं और इनके लिए ये फायदेमंद है। और लेकिन अभी 2 महीने जो हैं। ठीक हो गया सर, जल्दी से लियो का भी बताइएगा। जी लियो के हवाले से बताइएगा जल्दी से। जी लियो वाले जो हैं उनकी ट्रैवलिंग नजर आ रही है। लियो वाले ट्रैवल अगर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये वीक है। और जिनके छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हल होती हुई नजर आ रही हैं। उनके साथ बैठें, लेकिन ये 2-3 अक्टूबर को गुजरने दें सूरज गिरहन को। इसके बाद जो है वो बैठें और अपने मामलात को सुलझाएं और अपने अंदर इज्जो इंकिसारी पैदा करें। ग्राउंड टू अर्थ हों, जितने ग्राउंड टू अर्थ होंगे उतना ही आपको फायदा होगा जिंदगी में भी और इस वीक में भी। ठीक हो गया जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है साबिर साहब, फातिमा चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन पूछें। फातिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन की शादी के बारे में पूछना था। जी फातिमा, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2030 11वां महीना 3 तारीख। उनका नाम तमन्ना है। जी ओके, सवाल पूछ लें। सवाल क्या है आपका तमन्ना? उनकी शादी के बारे में पूछना। ठीक हो गया, शादी के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, ये साबिर साहब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2003 इन्होंने बताई, 11वां महीना 3 तारीख। और तमन्ना की तमन्ना ये है कि इनकी शादी कब होगी, जरा बताइएगा। अच्छा जी। जी ये स्कॉर्पियो। जी नेक्स्ट ईयर इनकी शादी का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस वक्त भी इनके चांसेस जो हैं तकरीबन 50 to 60% हैं इस साल में। लेकिन जून 2025 से ऑनवर्ड जो है, जून 2025 से लेके जून 2026 के दरमियान
स्कॉर्पियस की शादी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो स्कॉर्पियन लेडीज हैं। इंशाल्लाह ताला उनकी शादी हो जाएगी। कोई अभी मुझे कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं नजर आती। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, वर्गोस के बारे में बताइएगा, उनका ये हफ्ता कैसा रहना? जी, विर्गो वाले जो हैं, लकीली उनको उनका जो है ना, एक तो जो उनके फड्डे चल रहे हैं ससुराल वालों से या अपने खामन से या अपनी फैमिली के अंदर, एक तो उनको इस वीक में बहुत एहतियात करनी है। इसमें लड़ाई झगड़ों से परहेज करना है। इसमें तलाक के केसेस विर्गो वालों के मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं कि वो तलाक की तरफ, डाइवोर्सेस की तरफ जाएंगे। उनके ऊपर प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये, क्योंकि ये मरकरी जो है ना, मरकरी कंबस्ट हुआ हुआ है सन के साथ, तो इनका विर्गो वालों का जो प्लेनेट है ना, वो मेन प्लेनेट ही मरकरी है। तो वो इस पूरे वीक कंबस्ट रहना है, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़े अपनी जिंदगी के फैसले और डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ठीक हो गया। हमारे साथ साबिर साहब मौजूद हैं ज़ैनब फैसलाबाद से। ज़ैनब, क्या सवाल है? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, फिर सवाल बताइएगा। ज़ैनब, आपको हमारी आवाज आ रही है? ज़ैनब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, ठीक है। साबिर साहब, आप मलिक रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक रियाज साहब, बताइएगा क्या सवाल है आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/2/1976। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ वापस बताइएगा सर, थोड़ा आहिस्ता वापस बता दें। 24 Feb 1976। अच्छा, ठीक हो गया। तो मैं 9 जुलाई 2024 से अभी तक जॉबलेस हूँ। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया है, नहीं कोई सिलसिला बढ़ा। मैं क्वालिफाइड भी हूँ, एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो काइंडली मुझे कुछ बताएंगे क्या है। ओके जी साबिर साहब। अच्छा सर, 24 Feb 1976 इनकी पैदाइश है और ये 9 जुलाई 2024 से अभी तक जॉबलेस है। इनका कहना ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्रीज भी हैं, लेकिन जॉबलेस हूँ। कब तक इनकी जॉब हो जाएगी? जी, जॉब के हवाले से जो है, इनको अभी गवर्नमेंट जॉब्स तो मिलने की इनको अभी कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। इनको कम से कम 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं मिल सकती, उसमें नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं करने चाहिए। इनके लिए प्राइवेट जो काम है ना, वो ज्यादा अच्छे हैं। इनको अपना जाती काम स्टार्ट करना चाहिए, वो उसके लिए ये लकी टाइम है। अच्छा, जाती काम ये करें। 2024 का एंड और 25 ये ठीक है। ये जॉब के चक्कर में ना पड़े, कोई भी छोटा सा काम कर लें, वो इनके लिए ठीक रहेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टार की तरफ आते हैं जी। लिब्रा सर। जी, लिब्रा के ये वीक लिब्रा के लिए बहुत लकी भी है, इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारी लिब्रंस की शादी तय होने जा रही है और उनको बहुत सारी खुशखबरियां आउट ऑफ कंट्री, बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी। जिनके वीजे पेंडिंग है, उनके वीजे लगने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं या किसी जगह पे लिखत पढ़त का काम कर रहे हैं, तो उसमें इनको बहुत एहतियात करनी है। दोबारा बार बार रिविजिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर, अपने रजिस्ट्रियां, अपने जितने भी ये मामलात हैं। कोई एग्रीमेंट्स करने हैं, वो एग्रीमेंट्स, नए एग्रीमेंट्स ना करें इस वीक में। लेकिन शादी का जो एग्रीमेंट है, वो रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ते आ सकते हैं और इनके लिए चांसेस, लकी पीरियड ये मंथ साबित हो सकता है। लेकिन जो लिब्रा से रिलेटेड वकील हैं और जो जजेस हैं, उनको बहुत एहतियात की जरूरत है इस वीक में। ठीक हो गया। स्कॉर्पियो की उमैर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, सवाल पूछेगा डेट ऑफ बर्थ के साथ। 10/10/95। 10/10/1995। सवाल जी, सवाल ये है कि बिजनेस में नेक्स्ट क्या होगा। अभी फिलहाल मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ा सा मसलों में चल रहा है। आपके बिजनेस से मुतालिक ओके, जल्दी से बताइएगा साबिर साहब, वक्त कम है। ठीक, क्या सवाल है जी इनका? बिजनेस से मुतालिक पूछना चाह रहे हैं इनका। अभी कह रहे हैं कुछ डाउन जा रहा है बिजनेस, और दीगर फ्यूचर में क्या हालात हैं? जी, बिजनेस के मामलात अभी 3 से 4 महीने तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े पीछे गलत फैसले किए हैं और गलत इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसकी वजह से नुकसान है। और इनको ये याद रखना चाहिए, इनकी बहुत सारे पैसे जिंदगी में बहुत जगह पे इनको डूबेंगे। तो इनको जो है ना, सर्विस टू पब्लिक वाले काम करने चाहिए, जिसमें कमीशन कमाएं और जिसमें ये लोगों के वर्क
वर्कआउट करें, जैसे पेट्रोल पंप है, जिस तरह जिम्स हैं, जिस तरह कोई किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमाते हैं, या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए बहुत है, अगर ये आउट ऑफ कंट्री जाना। ठीक हो गया साबिर साहब, हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिर साहब हमें सितारों का हाल बता रहे थे। सितारों का हाल आज वैसे पूरा नहीं हो सका क्योंकि कॉल्स इतनी ज़्यादा आ रही थी। हर कॉलर का यही मसला था कि उसको अपने मसले ज़्यादा पूछने थे। ख़वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले दिन, अगले हफ्ते नहीं, वो जुमे वाली याद आ गई, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।